आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का जो लेक्चर है वह है लूसेंट के भूगोल का डे फर्स्ट का लेक्चर। इसमें हम ज्योग्राफी को कुछ इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट है जो कि विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ लेक्चर को ध्यान से सुनिए और जो कठिन वर्ड्स हैं उन्हें बार बार दोहराने की कोशिश करिए और जो PDF शेयर करूँगा उसको सिर्फ निगाहों के सामने से गुजार दीजिए, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी लूसेंट को याद करना काफ़ी टफ है और किसी भी एग्ज़ाम में इस बुक से 80% क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले जब हमें भूगोल पढ़ना है तो भूगोल खुद क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका इतिहास पता होना चाहिए। जो भूगोल है तो भूगोल के नामकरण का श्रेय और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय दिया है यूनानियों को। आपसे पूछा जाएगा कि भूगोल का नामकरण या व्यवस्थित स्वरूप किसने प्रदान किया, तो यह प्रदान किया यूनानियों ने। अब हाँ, एक बात और, जो यूनान, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है यूनान क्या है, तो यूनान वास्तव में है ग्रीस, जिसकी कैपिटल है एथेंस। यही प्राचीन समय में यूनान के नाम से जाना जाता था और यहाँ के निवासियों को यवन भी कहते थे। ग्रीस का एक और नाम भी आपने सुना होगा कहीं कहीं पे, ग्रीक। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, आप ध्यान रखिए, यूनान, ग्रीस, ग्रीक सब एक ही है। तो भूगोल के नामकरण का श्रेय जाता है यूनानियों को। अब भौगोलिक तत्वों का जो क्रमबद्ध समावेश किया वह सर्वप्रथम किया हिकेटियस ने। हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जस पीरियोडियस। जस पीरियोडियस यही भूगोल के जनक भी कहलाए। जो हिकेटियस हैं वे भूगोल के जन्म या जन्मदाता कहलाते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम भौगोलिक जितने भी तत्व हैं उनका क्रमबद्ध समावेश किया और क्रमबद्ध समावेश करने के बाद एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है जस पीरियोडियस और इसके लेखक है हिकेटियस। तो आपको हमेशा याद रखना है, वर्तमान भूगोल का जनक है हिकेटियस और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है जस पीरियोडियस। अब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब भूगोल को क्रमबद्ध रूप से समावेश कर लिया गया या उसका नामकरण कर लिया गया, तो भूगोल को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई 9वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में विषय के बाद और आगे उन्नति हुई तो मनुष्य और पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा इस विषय के अंतर्गत। मतलब 19वीं शताब्दी में तो इसको भूगोल को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई और 20वीं शताब्दी में मनुष्य और पर्यावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन करना ही भूगोल कहलाने लगा। और इसके अंतर्गत अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है। जो परस्पर संबंध है उसका अध्ययन करने के बाद दो सिद्धांत या दो विचारधाराएं प्रतिपादित की गई। वे संभावना, एक विचारधारा रही संभववाद और दूसरी विचारधारा रही निश्चयवाद। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझिए कि संभववाद क्या होता है और निश्चयवाद क्या होता है। कुछ वैज्ञानिक या भूगोलविद थे जिन्होंने उस समय अध्ययन करने के बाद यह निश्चय निकाला कि मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। मतलब मनुष्य चाहे तो पर्यावरण में कुछ भी कर सकता है और पर्यावरण के सामने मनुष्य को अधिक शक्तिशाली बताया गया। यही है संभववाद। प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं का इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। मतलब प्रकृति ने जितने भी संसाधन दिए हैं उस पर मनुष्य अपने अनुसार परिवर्तन कर उसका उपयोग कर सकता है। जैसे कि जो पानी है, नदी है, वो बह रही है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, पर मनुष्य क्या कर रहा है, उस पर डैम बना दे रहा है। डैम बना के पानी रोक लिया, प्रकृति पर कंट्रोल कर लिया। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर प्रकृति कुछ उसके विनाशकारी प्रभाव हमारे सामने अलग रूप में प्रदर्शित करती है, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखिए, संभववाद क्या है। संभववाद ये कहता है कि पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है मनुष्य और सारी संभावनाएं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त की जाती हैं उसका अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करना ही संभववाद कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट, कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो प्रकृति का है, मनुष्य उसके सामने कुछ नहीं है, पर्यावरण में परिवर्तन नहीं कर सकता है, सब कुछ प्रकृति द्वारा संचालित किया जाता है। यही क्या है, निश्चयवाद सिद्धांत। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम में आपसे ये सिद्धांत विद्धांत नहीं पूछते, ये पूछेंगे कि यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या निश्चयवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो संभववाद के जो वैज्ञानिक हैं वे दो इम्पोर्टेंट हैं, एक है वाइडल डिला ब्लास और फेब्रे। 2-3 बार नाम बोलिएगा तो आपको ध्यान हो जाएगा। संभववाद के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया, उनके नाम थे समर्थक वाइडल डिला ब्लास और फेब्रे। जस्ट इसके अपोजिट जो निश्चयवाद सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया रेटजेल, रेटर, हटिंगन और एलन सैम्पुल ने। अब हमें याद करना है निश्चयवाद के समर्थक। इसके समर्थक तो आसान थे, संभववाद के फेब्रे और वाइडल डिला ब्लास। अब इसके समर्थन या समर्थक को याद करने की एक ट्रिक याद रख लीजिए। एक सेंटेंस बना देता हूँ, रेट रिट हट एलन। रेट रिट हट एलन 3-4 बार एक साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा यह सेंटेंस, रेट रिट
हट, एलन। तो रेट से हो जाएगा रेटजेल, रेट से हो जाएगा रेटर, हट से हटिंगन और एलन से एलन सैम्पुल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेटजेल। जिन्होंने निश्चयवाद का समर्थन किया रेटजेल, वही आगे चलकर नवीन निश्चयवाद के संस्थापक बने। नवीन निश्चयवाद पूरी तरीके से रेटजेल की विचारधारा पे आधारित था। अब अपन ने कैसे याद करा? रेट, रिट, हट, एलन। रेट, रिट, हट, एलन, इससे नाम याद हो जाएंगे, रेटजेल, रिटर, हटिंगन और एलन सैम्पुल। अब अलग अलग भूगोल की परिभाषाएं। भूगोल की परिभाषाओं में भी यही रहेगा, परिभाषा दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि ये किसके द्वारा दी गई। तो भूगोल क्या है? भूगोल में पृथ्वी के उस भूभाग या उस भाग का अध्ययन करते हैं जो मानव के रहने का स्थान है। अब आप एक बात बताइए, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन कर रहे हैं जो क्या है? मानव के रहने का स्थान। तो मानव के रहने के स्थान को हम क्या कहते हैं? होम। तो मानव के रहने के स्थान को होम कहते हैं। तो होम से ही अपन ध्यान रखेंगे। इसके जो समर्थक थे, जिन्होंने डेफिनेशन दी, वे हैं आर्थर होम्स, जिनकी डेफिनेशन में होम्स या रहने के स्थान के बारे में कहा गया है, वही क्या है? इसके समर्थक। तो समर्थक का नाम याद हो गया, आर्थर होम्स। अब एक परिभाषा तो बन गई। अब जब दूसरी परिभाषा बनाना है तो पहली परिभाषा को टालना ही पड़ेगा। तो पहली परिभाषा को टालने वाले हैं हमारे कैलेडियस टालमी। किस तरीके से उन्होंने टाला? उन्होंने तो बहुत अलग ही बात कह दी कि भूगोल क्या है कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान ही भूगोल है। मतलब उन्होंने रहने की स्थान वाली बात नहीं की। उन्होंने इस बात को टालते हुए कहा कि तुम जो रहने की बात कर रहे हो वो गलत। उन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी की झलक है उसको स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान ही भूगोल कहलाया। तो टालमी ने परिभाषा नहीं दे दी कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखना ही आभामय विज्ञान है। फिर क्या पढ़ते हैं अपन? अब एक डेफिनेशन सबसे सही भूगोल क्या होता है, जिसमें ग्रह व्रह की बात भी करते हैं। तो पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता प्रदान करना और उसके समस्त लक्षणों एवं घटनाओं का अंतर संबंध का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाए। यही सही परिभाषा है और यह परिभाषा दी कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर जो कि निश्चयवाद के समर्थक भी थे, उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी एक स्वतंत्र ग्रह है। तो घर बता दिया किन्होंने? आर्थर होम्स ने। पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखा दी टालमी ने। और स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों एवं घटनाओं का अंतर संबंध का अध्ययन करना ही भूगोल कहा कार्ल रिटर ने। अब कार्ल रिटर के बाद एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने भी सही थोड़ी परिभाषा दी। उनका नाम था स्ट्रेबो या स्ट्राबो, दोनों ही सही हैं। तो लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञानी भूगोल कहलाया। मतलब क्या हुआ? कार्ल रिटर तो कहाँ तक सीमित थे कि एक ग्रह है और पृथ्वी के विभिन्न लक्षणों और घटनाओं का वर्णन करना, पर इन्होंने कहा, स्ट्रैबो ने बोल दिया कि मनुष्य अपने आँखों से जितने भी भूभाग में भाग देख सकता है या जितनी भी चीज़ों को देख सकता है, उन सब का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। जैसे कि क्या? मनुष्य विश्व या दुनिया को देख सकता है, अलग अलग भूभाग हैं, आकाशीय पिंडों को देख सकता है दूरबीन की सहायता से, स्थल, महासागर या संपूर्ण चीज जिन्हें मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है, उसका अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो ये हो गई परिभाषा स्ट्रेबो की। अब इसके बाद जब हमने विषय को समझ लिया है, परिभाषा को समझ लिया है, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है? अब ब्रह्मांड क्या चीज़ है? वे सभी चीज़ या वे सभी पदार्थ, सही भाषा में कहें द्रव्य, जिनका अस्तित्व है या ऊर्जा जिनका अस्तित्व है, उसका सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड कहलाता है। ये सबसे सही डेफिनेशन है। ऐसे सभी मैटर जो एग्जिस्ट करते हैं या एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा जिनका अस्तित्व है, उनका सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड कहलाता है। इसी डेफिनेशन को थोड़े वृहद स्तर पर हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? द्रव्य या ब्रह्मांड ऊर्जा से मिलकर बना है, तो सूक्ष्मतम अणु से आकाशगंगाओं तक सम्मिलित रूप से ही ब्रह्मांड कहलाते हैं। सूक्ष्मतम अणु में क्या होता है? कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है उसका भी, और आकाशगंगा बड़ी से बड़ी, उसका भी अस्तित्व होता है, और सूक्ष्म अणु में भी ऊर्जा होती है और आकाशगंगा में भी ऊर्जा होती है। तो यही दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों को ही याद रखना है। अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं, या सूक्ष्मतम अणुओं से आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड समझ लिया, अब ये पढ़ना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। उसमें से भी सिर्फ एक को ही पढ़ना है विस्तृत रूप से, बाकी किसने
प्रतिपादित किया, इतना याद रख लेना है। तो जो 4 मुख्य रूप हैं, पहला रूप है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग भी पढ़ते हैं या बिग बैंग कहते हैं, सबको पता है ये सिद्धांत, इसी के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। एक सिद्धांत होता है साम्यावस्था, सतत सृष्टि या स्थिर अवस्था का सिद्धांत। थर्ड सिद्धांत है दोलन सिद्धांत और चौथा है स्फीति सिद्धांत। सिद्धांतों के नाम याद होना चाहिए। एक होता है महाविस्फोट सिद्धांत, फिर है साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत। अब ये क्या होते हैं इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ याद रख लीजिए। अब इसके सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया वो कैसे हम याद करेंगे। अब देखिए, जो दोलन है, दोलन मतलब क्या, झूला इधर से उधर जाता है, वही गति दोलन गति कहलाती है। तो झूला या दोलन हम कब करेंगे, जब छुट्टी होगी संडे को। तो दोलन सिद्धांत दिया संडे जाने, एलन संडे जाने। झूला कब झूलेंगे हम, संडे को। तो दोलन सिद्धांत दे दिया, एलन संडे जाने। स्फीति सिद्धांत मतलब, अब स्फीति मतलब क्या, स्पीड में जल्दी जल्दी कुछ भी काम करना। स्फीति मतलब वैसे वास्तव में होता है बढ़ना, वृद्धि करना, पर हम इसको अपन समझ रहे हैं यहाँ पर स्फीति मतलब जल्दी जल्दी। तो कुछ भी काम या बहुत जल्दी जल्दी वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुत जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो वहाँ से समझ लीजिए स्फीति सिद्धांत दिया है एलन गुथ ने। ये दोनों ही नाम आपको याद हो गए। एक नाम आपको याद है ही, जॉर्ज लेमेंटियर। इसके अलावा जो सिद्धांत आएगा जिसका नाम याद नहीं है वो आप टिक लगा देना, फिर भी आप याद रखिए, क्योंकि सब कुछ याद हो जाना चाहिए, ट्रिक व्रिक तो ऐसे ही बताना पड़ती है। तो थॉमस गोल्ड, हरमन बॉडी, ये सिद्धांत दिया है सतत सृष्टि का, साम्यावस्था का या स्थिर अवस्था का सिद्धांत। सबसे मेन जो याद रखना है वह सिद्धांत है बिग बैंग, और ये दिया है जॉर्ज लेमेंटियर ने। कोई ट्रिक व्रिक नहीं है इसकी, ये हमेशा के लिए याद होना चाहिए, जॉर्ज लेमेंटियर। अब फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। स्पीड में कुछ भी काम करेंगे तो गुथ जाएंगे, तो ये हो गया एलन गुथ। दोलन या झूला कब झूलेंगे, संडे को, तो ये हो गया एलन संडेजा को। फिर महाविस्फोट जॉर्ज लेमेंटियर, और साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी, इन्होंने संयुक्त रूप से प्रतिपादित किया। अब समझते हैं बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है। बिग बैंग सिद्धांत, अब सिद्धांत से पहले ये बता दूं, जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया था जॉर्ज लेमेंटियर ने, और जॉर्ज लेमेंटियर निवासी है बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। इसी सिद्धांत को फिर बाद में व्याख्या की रॉबर्ट बेगोनोर ने। पूछा जा सकता है बिग बैंग सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंटियर ने तो प्रतिपादित किया, पर इसकी जो स्पष्ट या इसको ठीक से समझाया किसने, तो व्याख्या की है रॉबर्ट बेगोनोर ने। अब हम समझते हैं कि जो वास्तव में जो सिद्धांत क्या है। तो वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण ब्रह्मांड या जो ब्रह्मांड जिनसे मिलकर बना है, वे सभी वास्तव में पहले क्या थे, एक छोटे गोलक या एकाकी परमाणु थे जो एक ही जगह पे इकट्ठा थे, और इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म आयतन था, और तापमान और घनत्व अनंत था। तो मतलब क्या हुआ, एक एकाकी परमाणु था जो एक ही जगह पे छोटे गोले के रूप में इकट्ठा था, और जिसका कि आयतन अनंत, आयतन न्यूनतम और तापमान और घनत्व अनंत था। अब जब एक ही स्थान पर स्थित थे, एक ही जगह पे इकट्ठे होते चले गए, तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण क्या हुआ, उसमें विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट के कारण जो पदार्थ होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, और इन्हीं बिखरे हुए पदार्थों से सामान्य पदार्थों का निर्माण हुआ। ये सामान्य पदार्थ बिखरने के बाद अलगाव के कारण काले हो गए, या ठंडे होने के बाद काले पदार्थ के रूप में बदल गए। अब इन काले पदार्थों का बाद में फिर से समूहन होने लगा। ये काले पदार्थ जो पास पास में थे वो इकट्ठे होने लगे, और इन इकट्ठे होने से ही अलग अलग आकाशीय या ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, जिनसे ग्रह, उपग्रह, तारे सब कुछ बने। तो मेन चीज़ देखें, अब इसको हम एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के रूप में समझते हैं। सबसे पहले थे एकाकी परमाणु। एकाकी परमाणु का हुआ संकेंद्रण। संकेंद्रण के कारण क्या हुआ कि विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के कारण बिखराव होता है, बिखराव से पदार्थ बनते हैं, सामान्य पदार्थ, और इन पदार्थों के अलगाव होता है। अलगाव के कारण ये ठंडे होने लगते हैं। ठंडे होने से काले पदार्थों का निर्माण होता है। काले पदार्थों फिर इकट्ठे होने लगते हैं, और समूहन से ही ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण होता है। आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है, संकेंद्रण था पहले, विस्फोट हुआ, विस्फोट से अलग अलग हुए, ठंडे हो गए, काले हो गए, फिर समूहन हुआ। तो जो दो मुख्य बिंदु है वे हैं संकेंद्रण और समूहन। इससे ही ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण होता है। अब टाइमलाइन देखिए कि ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ, फिर बिग बैंग की घटना कब हुई। तो आज वर्तमान से, प्रेजेंट डे से अपन कैलकुलेट करें तो वर्तमान से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना हुई।
बिग बैंग की घटना के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, मतलब जब बिग बैंग हुआ उसके 10.5 अरब वर्ष पश्चात ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण कब होता है? बिग बैंग की घटना के 10.5 अरब वर्ष पश्चात। और अगर ऐसा पूछे कि कितने वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। बिग बैंग की घटना हुई 13.7 अरब वर्ष पूर्व और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई 4.5 अरब वर्ष पूर्व। दोनों ही संख्या याद रखनी है। अब देखिए ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? विस्फोट के कारण। तो विस्फोट के कारण चीज़ें दूर जाती रही। इसी के आधार पर एक थ्योरी दी गई कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार जारी है। आपको याद रखना है ब्रह्मांड हमेशा फैलते जा रहा है। और इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले? आकाशगंगाओं के बीच की बढ़ती हुई दूरी। आकाशगंगाएं जैसे जैसे दूर जाती जा रही है उससे पता चल रहा है कि ब्रह्मांड हमेशा फैलता जा रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर एक बढ़ता चले जा रहा है। तो यही सिद्धांत क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का विस्तार सिद्धांत। अब निरंतर विस्तारण के साक्ष्य का मुख्य योगदान एडविन हबल को दिया। जो एडविन हबल है इसने दूरबीन भी बनाई थी, उनका मुख्य योगदान है जिससे हमें पता चला है। उससे ही तो हम देख रहे थे कि तारे कौन पास है कौन दूर है। अब जैसे जैसे तारे की दूरी बढ़ती गई उससे ही पता चला कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता चला जा रहा है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम याद रखना है एडविन हबल, इन्होंने ही ब्रह्मांड विस्तार का सिद्धांत दिया। और अन्य जो साक्ष्य जो हमें ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत के में समर्थन प्रदान करते हैं वे कौन कौन से हैं? तो वह हैं सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, रेडशिफ्ट घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विस्तार से बाद में समझेंगे। फिर है सुपरनोवा विस्फोट। ये तीन चीज़ें। सुपरनोवा विस्फोट में तारे का विस्फोट हो जाता है, तारे के पिंड इधर उधर फैलने लगते हैं जिसके कारण क्या होता है? ब्रह्मांड का विस्तार होता है। यही तीन मुख्य बिंदु हैं: सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, रेड शिफ्ट की घटना और सुपरनोवा विस्फोट। एग्जाम में आएगा इसमें से कौन सा एक कारण ब्रह्मांड के विस्तार का नहीं है, या कौन सा साक्ष्य ब्रह्मांड के विस्तार का प्रतिपादन में समर्थन नहीं करता है, तो आपको बताना होगा। सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, रेड शिफ्ट की घटना और सुपरनोवा विस्फोट तीनों ही विस्तार के समर्थक हैं। एडविन हबल ने ही तो ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत दिया है। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक जिन्होंने इसका समर्थन किया है, जिसके कारण इसकी खोज हुई थी, वे थे डेविड विल्किंसन। डेविड विल्किंसन ने एक खोज की, नासा का प्रोजेक्ट था 2001 में, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रोवेव एनिटोस्ट्रोपी प्रोब, मैप शॉर्ट फॉर्म है इसका। अब इसके द्वारा क्या पता लगाया कि बिग बैंग की घटना हुई है, ब्रह्मांड का विस्तार होते जा रहा है, ब्रह्मांड की आयु का पता लगाया। तो ये सभी चीज़ें किससे पता लगी हैं? नासा के प्रोग्राम से जो चला था 2001 में, और इसका नाम है मैप। साइंटिस्ट थे डेविड विल्किंसन। बाद में इनकी मृत्यु के बाद 2003 में इसका नाम बदल के रख दिया WMAP। विल्किंसन के लिए W ले लिया तो नाम चेंज होके हो गया WMAP। ये नाम चेंज हुआ 2003 में। और जो मिशन था उसका नाम था MAP और ये स्टार्ट हुआ था 2001 में। इसने पुष्टि की ब्रह्मांड की आयु की, बिग बैंग की घटना की, सारी चीज़ें इससे ही पता लगी। फिर आगे देखते हैं, एक संगठन है CERN, जो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसने ये बताया कि ब्रह्मांड की खोज कैसे हुई, इसका सही आकलन करने के लिए एक इन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वह एक छोटे से कण से हुआ है जिसका नाम है हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल। तो उसके लिए उन्होंने जो प्रयोग किया उसको हम समझते हैं। तो CERN, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसने ब्रह्मांड के रहस्य सेतु जिनेवा में, जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे एक प्रोग्राम किया। उसमें एक मशीन का निर्माण किया गया जिसका नाम है LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर। इसमें ज़मीन से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई, और इसमें प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया गया, और ये देखने का प्रयास किया गया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। किंतु 2008 में यह प्रयोग असफल रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये LHC प्रयोग कहाँ पे हुआ था? जिनेवा में। किसने किया था? CERN ने किया था। कहाँ पे हुआ था? तो ज़मीन से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में, और सन 2008 में जो प्रयोग रहा वो असफल रहा।
प्रयोग में बेसिकली किया ये जाना था कि प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से टकराया और हिग्स और बोसान बोर पार्टिकल की खोज की, और यही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बेसिक यूनिट है। तो आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बेसिक यूनिट क्या है, तो वह है हिग्स बोसान कण या गॉड पार्टिकल। अब 4 जुलाई 2012 को, 2008 में तो असफल हो गया, सर्न ने सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की और इस पार्टिकल को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बेसिक यूनिट बताया, जो कि हिग्स बोसान कण से मिलता जुलता था। फिर ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणु सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन किया। चूँकि ये जो अवधारणा थी वो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसान थ्योरी पर आधारित थी, इसी कारण संयुक्त रूप से जो सब एटॉमिक पार्टिकल था उसका नाम हिग्स बोसान पार्टिकल रखा। आप ध्यान रखना, हिग्स थे ब्रिटिश वैज्ञानिक और बोसान थे भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने भी 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जो कि सत्येंद्र नाथ बोस की बोसान थ्योरी पर आधारित थी। अब ये पूछा जाएगा कि हाई स्पीड से कौन से कणों को टकराया, तो वह कण थे प्रोटॉन बीम। 2012 में सफल रहा था, 2008 में असफल रहा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, लूसेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होती है लिस्ट, जो कि याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको कैसे याद करेंगे, आज आपसे जितने नाम याद हो रहे हैं वो याद कर लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए और बार बार उसको रिवाइज़ करिए। अगले दिन फिर उन नामों को छोड़कर 2-3 दूसरे नए नाम याद करने की कोशिश कीजिए, या कोई भी उल जलूल टाइप से ट्रिक बना लीजिए जिससे कि याद हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस 10 नामों में से मैं पहला नाम आपको याद कराता हूँ, जो आपको याद ही है कि भूगोल का जनक कौन है। भूगोल के जनक है हिकेटियस। भूगोल के जनक है हिकेटियस। इन्होंने पुस्तक लिखी थी जस पीरियोडियस। ये आपको सबको याद हो गया है। फिर जो वर्तमान भूगोल के जनक हैं वे हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अब आप एक चीज़ याद रखिए, वर्तमान में स्थिति कैसी है, सब मिलजुल कर चलेंगे, तो हम सब मिल के नहीं चलेंगे तो बोल्ड हो जाएंगे। तो वर्तमान में क्या है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तीसरा नाम मैं आपको याद करवाता हूँ, गणितीय भूगोल के जनक कौन थे। तो गणितीय भूगोल के संस्थापक थे थेल्स और एनेक्सिमिंडर, जो दोनों ही गणितज्ञ आपने गणित में पढ़े होंगे। थेल्स प्रमेय और एनेक्सिमिंडर ने भी कहीं सूत्र दिए हैं, तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए, गणितीय भूगोल के संस्थापक हो गए थेल्स और एनेक्सिमिंडर। वर्तमान भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। अब आप सभी जानते हैं मशहूर इंग्लिश फुटबॉलर हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं और उनकी स्टोरी मोटिवेशन से भरी हुई है, जिनके नाम है डेविड बेकहम। डेविड बेकहम। अब डेविड बेकहम से आप याद रख लीजिए, इसमें से क हटाओ, बेहम हो गया। तो मार्टिन बेहम कौन है, विश्व ग्लोब के निर्माता। कैसे, ग्लोब कैसा होता है, गोल होता है, फुटबॉल जैसा, और डेविड बेकहम क्या है, फुटबॉलर हैं। तो जो विश्व ग्लोब जो फुटबॉल जैसा दिखता है उसका निर्माण किसने किया है, मार्टिन बेहम ने। 4 नाम याद हो गए, भूगोल का जन्म हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जन्म अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, फुटबॉल जैसे ग्लोब का निर्माण डेविड बेकहम के भाई मार्टिन बेहम ने किया, गणितीय भूगोल के जनक थेल्स और एनेक्सिमिंडर हैं। अब विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है, मानचित्र के निर्माता हैं एनेक्जेंडी मेंडर। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार हैं स्ट्राबो। भौगोलिक विश्वकोश बनाया है स्ट्राबो ने। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन है, कार्ल ओ सावर। संस्कृति, अच्छी संस्कृति क्या सीख देती है कि सुबह सुबह जल्दी नहा लेना चाहिए सावर में, या नल से भी नहा सकते हैं, जैसे भी नहाना हो, पर आप याद रख लीजिए अच्छी संस्कृति हमें बोल रही है कि सुबह से नहा लो सावर में। तो सांस्कृतिक भूगोल के जनक हो गए कार्लो सावर। भौतिक भूगोल के जनक हैं पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल के जनक हैं पोलिडोनियम। अब जो व्यवस्थित भूगोल और ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन दोनों ही एक ही व्यक्ति ने किया है और इनका नाम है इरेटास्थनीज। यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं और हमारा सौरमंडल। दूसरा लेक्चर इसी पे आधारित होगा। आप फिर से एक बार ये वीडियो देखना, आपको रिवीजन के बाद याद हो जाएगा। थैंक यू।